नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ पार्ट 2, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा कर्ता। और कर्ता इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कर्ता बड़ा आसान टॉपिक है। यहाँ से फैमिली लॉ का बैकग्राउंड आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आज हम समझेंगे कर्ता कौन होता है, कर्ता की जरूरत क्यों पड़ती है, कर्ता और पैट्रियार्कल मेल के अंदर क्या अंतर है, कर्ता कौन बन सकता है, जूनियर कोपार्टनर कर्ता कब बन सकता है, फीमेल कर्ता संभव है या नहीं, कर्ता की पोजीशन क्या है, कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसकी पावर क्या है। इसके साथ हम केसेस देखेंगे, त्रिभुवन दास और इसके अलावा नोपेनी इन्वेस्टमेंट और विनीता शर्मा जैसे मुख्य केसेस के बारे में भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहले बात आती है घर में कर्ता क्यों जरूरी है। कर्ता यानी ऐसा एक सदस्य जो फैमिली का हेड हो और वो घर परिवार के समस्याओं को, उनके प्रबंध को, उनके लिए भरण पोषण के लिए, अगर कोई केस है ना, संपत्ति या उससे रिलेटेड, तो उसके में वो समझौता कर सके या फिर केस या संपत्ति की देखभाल कर सके। और इसके अलावा जैसे कोई न्यायालय में केस चल रहा है, वाद है, तो उसमें वो मुकदमे में अपने परिवार का बचाव कर सके। ठीक है। इसके अलावा जो कभी कभी आप देखे होंगे कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो शादी के लिए रिश्ता ढूंढने जाता है ना, तो वहां पर भी वो उन्हीं की ही चलती है। तो ये जो कर्ता का जो काम है वो है आपके घर परिवार में अनुशासन बनाना, आपकी जरूरतों को पूरा करना। तो ये कौन करता है, उसी का नाम कर्ता दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्ता की डेफिनेशन की। तो कर्ता की डेफिनेशन जो है, आप इस तरह समझिए, आप इस तरह समझिए कि कर्ता एक संयुक्त परिवार का वह मुखिया है, मुखिया होता है जो परिवार की संपत्ति, आय, व्यय, व्यापार, मुकदमे, वसूली और पारिवारिक प्रशासन को संचालित करता है। सिंपल लैंग्वेज में, संयुक्त हिंदू परिवार का वह सदस्य जो परिवार की ओर से निर्णय ले, संपत्ति का प्रबंध करे और परिवार का प्रतिनिधित्व करे, उसे कर्ता कहते हैं। ठीक। तो अब जनरली होता ये, देखिए मिताक्षरा जो पाठ है, देखिए हिंदुओं में दो पाठ होते हैं, दाया भाग और मिताक्षरा। तो मिताक्षरा ऑलमोस्ट पूरे इंडिया भर में लागू होती है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा बिहार का छोड़ करके। बाकी सब जगह मिताक्षरा परंपरा ही चलती है। तो संयुक्त परिवार में जो कर्ता है वो मिताक्षरा के हिसाब से यहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अब बात आती है कि आप सोचते हैं कि ये जो करता है, क्या जो पहले पैट्रियार्कल मेल होता था, है ना, जिसके बारे में बात आती थी, पितृसत्तात्मक पुरुष जो है, वो और कर्ता में कोई फर्क है? तो बिल्कुल फर्क है। पहले आप ये समझिए, इससे पहले आप ये समझिए कि हिंदू जॉइंट फैमिली में कर्ता क्यों आवश्यक होता है। तो ये जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तब हमारे लिए कर्ता ज्यादा विशिष्ट और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार में एक विशिष्ट संस्था की तरह काम करती है, जहां अनेक सदस्य परिवार के नाम से संपत्ति रखते हैं, उनके अलग अलग अधिकार होते हैं और एक इकाई के रूप में परिवार को बाहरी लोगों से या सरकारी संस्थाओं से भी व्यवहार करना होता है। इसलिए परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जरूरी होता है जो पूरे परिवार का और परिवार का सामाजिक प्रतिनिधित्व कर सके। वो प्रतिनिधित्व कैसा होगा? बोनाफाइड होगा, सद्भावना पूर्ण होगा। वो परिवार के लिए निर्णय ले सके, है ना, परिवार को एकमत कर सके। तो ये जो बातें होती हैं वो कर्ता के लिए आती हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली की जब बात करते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि जॉइंट फैमिली जो है का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी हो। अगर जॉइंट फैमिली का होना केवल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, उसमें कहा, गौर नारायण दास वर्सेस गुरु टहल दास, 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जॉइंट फैमिली कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट जॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये डिसीजन भी आप याद रख सकते हैं कर्ता के उसमें। अब बात करते हैं कर्ता और पितृसत्तात्मक पुरुष के बारे में। जहां जहां पे जो करता है वो एक्चुअली में एक कानूनी पद है, जबकि पैट्रियार्कल मेल जो कि पितृसत्तात्मक पुरुष है वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता का विचार है, जो बहुत समय से हमारे परंपराओं में चला आ रहा है। कर्ता का पद हिंदू विधि के सिद्धांत में तो आता है। कर्ता का अधिकार ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करें, उस पर कर्तव्य और दायित्व दोनों ही
बंधे हुए होते हैं उस कर्ता के ऊपर। कर्ता परिवार के हित में काम करता है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको भी चुनौती दी जा सकती है। मगर पितृ सत्तात्मक पुरुष सामाजिक अवधारणा है। परिवार समाज में पुरुष को स्वाभाविक प्रभुत्व देने वाली ये व्यवस्था है। इसमें सिर्फ मेल होते हैं, पेट्रियार्कल मेल इसलिए लिखा है। इसमें कोई फीमेल हेड नहीं होती है, मगर कर्ता में हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कर्ता कौन बन सकता है, हु कैन बी कर्ता। तो सामान्य नियम या ट्रेडिशनल रूल देखें, परंपरागत जो नियम चले आ रहे हैं मिताक्षरा व्यवस्था में, परिवार का सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट को-पार्टनर कर्ता होता है। ठीक है, यानी ब्लड रिलेशन में जो सबसे सीनियर आदमी होगा, पुरुष होगा, वो कर्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ता की वरिष्ठता और जन्म सिद्ध प्रबंध की अवधारणा को स्वीकार भी किया है। इसके अलावा क्या कर्ता केवल पुरुष ही हो सकता है? पहले समय में सामान्य अगर समझ से देखें तो 2005 से पहले जब संशोधन नहीं हुआ था, तब तक सिर्फ जो कोपार्टनर थे वही थे, इसीलिए वो ही योग्य थे। महिला कर्ता नहीं बनती थी। मगर 2005 के बाद से जो को-पार्टनर हैं उसमें महिलाओं को भी दे दिया गया, यानी बेटी को भी दे दिया गया अधिकार। तो अब वो भी अगर बड़ी है घर में तो वो कर्ता बन सकती है। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि जनरल रूल क्या है। फादर जो होता है घर का वही कर्ता बनता है, और फादर के बाद जो सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर है उसी को मान लिया जाता है वो करता हो। वो आपस में राय लेकर के बन सकते हैं। ठीक है। इसमें एक केस है जो मैंने अभी आपको बताया, त्रिभुवन दास हीराबाई तंबोली वर्सेस गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल 1991, है ना, AIR 1991 SC। ठीक है। इसमें उस कर्ता के जो फादर है वो हेड हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है, देखिए, इसमें ये भी कहा गया है कि जो जो सीनियरिटी है ना, वो जनरली एज्यूम कर ली जाती है कि ये सबसे सीनियर है तो यही करता होंगे। ठीक है। मगर मगर यहाँ पे जो केस है त्रिभुवन दास हीराभाई, इसमें कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को प्रेज्यूम किया जाएगा कि वो करता होगा, और सीनियरिटी से तय होगा सिर्फ कि कौन करता है। ठीक है। पिता जैसे टेम्परेरी अपने बेटे को कर्ता नहीं बना सकता है, उसके अब्सेंस में वो कर्ता हो सकता है कि पिता कहे नहीं मेरा बेटा अब करता है, ऐसा नहीं होगा। जो सीनियर है वो रहेगा। जब तक कर्ता जिंदा है कोई दूसरा अपने आप कर्ता नहीं बनता है, ये भी उसका एक नियम है। कर्ता चाहे तो अपने एज हेल्थ के रीजन से कमजोर हो जाने के बाद भी रिप्रेजेंटेटिव बना रह सकता है। जब कर्ता पद छोड़ देता है, ठीक है, रेलिंक्विश कर देता है अपने पद को, और सदस्यों की सहमति होती है, तभी दूसरा सीनियर मोस्ट मेल कर्ता बन जाता है। अब बात आती है जो कनिष्ठ सदस्य है वो कर्ता बन सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक जनरल प्रिंसिपल है कि जूनियर मेंबर नॉर्मली कर्ता नहीं बन सकता है, क्योंकि कर्ता का पद सीनियरिटी से तय होता है, जैसा कि पहले वाले केस में भी बताया गया है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में जूनियर कर्ता की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कर्ता जो मेन है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो किसी फॉरेन कंट्री में लंबे समय से है। अब उसकी अनअवेलेबिलिटी में, उसके अब्सेंस में कुछ अगर काम है तो वो कौन करके देगा? जूनियर करके देगा, जो घर का दूसरा बड़ा सदस्य है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये माना जाता है कि यहाँ इस केस में भी यही बताया गया है कि उनके अब्सेंस में जो जूनियर है वो वाद दायर कर सकता है, चीजें कर सकता है। जैसे ये जो केस है, नो पेनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस संतोख सिंह, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 2008 SC 673। इसमें कर्ता यूके में था, जो यंगर ब्रदर था वो इंडिया में था। वो फैमिली अफेयर हैंडल कर रहा था, रेंट रिकवर कर रहा था, और उसने जो है एक एविक्शन सूट फाइल किया कि टेनेंट जो था उसके यहाँ जो किराएदार रह रहा था, उसने ऑब्जेक्शन किया कि आप नहीं कर सकते हो, जो घर का कर्ता होगा वही मुझसे वसूली या मुझे सूट में ला सकता है। ठीक है। तो जब फैमिली में मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया था और कर्ता अनअवेलेबल था, तो
तो जूनियर मेंबर कर्ता की तरह एक्ट कर सकता था, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि जो करता है और बाकी लोगों के बीच में ये बात तय हो गई कि हम केस दायर करने से पहले टेनेंट के ऊपर केस दायर करने से पहले हम इस चीज को पहले जांच लेंगे और आपस में रजामंदी से उनको करता बनाएंगे। तो ये केस क्लियर हो गया कि जूनियर भी बन सकता है, मगर स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से बनेगा। ठीक है। और पहले केस में जो ये बताया गया था त्रिभुवन वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो करता है वो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा। ठीक। अब दो डिसीजन आपको पता चल गए। अब बात करते हैं कि जो कर्ता है, फीमेल एज ए कर्ता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पहले ट्रेडिशन में था क्या कि कर्ता बनने के लिए को पार्टनर होना जरूरी है। को पार्टनर मतलब सहदाई। ठीक है। तो फीमेल को पार्टनर पहले लिया नहीं जाता था नहीं वो रूल में, इसलिए फीमेल कर्ता नहीं कहा जाता था। इसी में ही एक केस आया, ये यहाँ मेंशन नहीं है अभी, है ना, सीआईटी वर्सेस गोविंद राम शुगर मिल, एआईआर 1966 में, जहां पुराने लीगल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फीमेल को कोपार्टनर नहीं माना गया। 2005 के बाद बदलाव हुआ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 का। डॉटर जो है उसको भी बाय बर्थ सन के बराबर सम्मान दिया गया, बेटे के बराबर। अब जब बेटी को पार्टनर है तो सिद्धांततः वह कर्ता बन सकती है, यदि वह सीनियर मोस्ट को पार्टनर होगी तब। ठीक है। इसी तरह एक और मामला आया, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता, दिल्ली हाई कोर्ट का। कोर्ट ने यहां माना कि सीनियर मोस्ट डॉटर जो है वो को पार्टनर होने के कारण हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कर्ता हो सकती है। तो कोपार्शनरी राइट, सहदायिकी का जो राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। एक और केस आया था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में, कि कोर्ट ने कहा कि बेटी को कोपार्शनरी राइट बाय बर्थ है और यह अधिकार को लागू किया जाए। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता। तो इसमें क्या है कि जो कर्ता है वो एक्चुअली में जो उसका पद है ना कर्ता का, वो सुई जेनरिस है, यानी अपने आप में एक यूनिक पद है। ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि क्या होता है कर्ता का यूनिक पद। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो जो जो यहाँ बात की गई है कि कर्ता क्या एजेंट की तरह है, नहीं, वो एजेंट की तरह नहीं है। क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर की तरह है, क्योंकि घर में सारे लोग तो सदस्य हैं और सब लोग पार्टनरशिप में ही रह रहे हैं। तो क्या वो पार्टनर है? नहीं, वो पार्टनर की तरह भी नहीं है। या फिर कहें कि वो ट्रस्टी की तरह काम कर रहा है, तो वो ट्रस्टी से थोड़ा बहुत अकाउंटिंग में मैच करता है, मगर सब तरह से नहीं। तो सब तरह से सारी चीजें उसके साथ चलती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का भी थोड़ा पार्ट चलता है, पार्टनरशिप का पार्टनर भी थोड़ा चलता है, और ट्रस्टीशिप का ट्रस्टी वही बन के वो चलता है। तो जो कर्ता कर्ता का जो पद है वो सुई जेनरिस यानी अद्वितीय है। वो डिफरेंट है बाकी चीजों से, वो किसी एक तरह का नहीं पद है, इसलिए उसको यहाँ पे सुई जेनरिस कहा गया। वो अपने आप में एक अलग पोजीशन है। ठीक है। अब बात करते हैं कर्ता के लिए, जो कर्ता के डिसीजन है वो बोनाफाइड यानी सद्भावनापूर्ण होते हैं, फैमिली के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। वो अगर अगर उससे कोई फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन हुआ हो या पर्सनल यूज में उसने अकाउंटेबल किया हो, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये आपके 5 जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रख रखाव का, खर्चा और व्यय के बारे में, मुकदमेबाजी में बाहर के लिए, अगर कोई ड्यू रह गया हो, बकाया रह गया, तो उसका भुगतान वो करेगा, और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की देखरेख करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसकी शक्तियां क्या क्या हैं। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि पूरा चैप्टर है, तो एक ही साथ एक ही वीडियो में खत्म कर रहे हैं। तो इसमें हम विस्तार से समझते हैं सामान्य प्रबंध की शक्तियां। जो जो पहली है कि प्रबंध की शक्तियां में दिन प्रतिदिन का प्रशासनिक निर्णय लेना, जैसे खेती व्यापार का संचालन, है ना, मजदूरों का प्रबंध करना। खेत आप देखेंगे धान लग रहे हैं, गेहूं लग रहे हैं, तो उसके लिए मजदूर लेके आना, पानी लगाना, उनकी कटाई, उनकी बुआई सब देखना। इसी तरह दूसरी जो पावर है प्रतिनिधित्व की शक्ति, यानी पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी यहाँ पे बात होती है कि घर का जो कर्ता है वो कर की कार्रवाई, कोर्ट में वाद लाना, किराएदारों या लीज के लिए बात करना, या बैंक खातों की जानकारी रखना। ठीक है। इसके बाद है आपका परिवार के लिए उधार लेने की शक्ति। ये पावर इसलिए है क्योंकि जैसे कभी कोई ऋण लेना है तो किसके नाम से देंगे, तो परिवार को जो मेन हेड होगा उसके नाम से देंगे। तो ये एक कानूनी आवश्यकता बन जाती है, तो लीगल नेसेसिटी है। परिवार को अगर लाभ हुआ तो पूरे परिवार में बढ़ता है वो। ठीक है। तो ये एक सिद्धांत की तरह जुड़ा हुआ है। इसके बाद है संयुक्त परिवार की संपत्ति का विक्रय या हस्तांतरण, एलियनेशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी।
ठीक है, फैमिली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का विक्रय, बंधक, हस्तांतरण कर सकता है, पर शर्तों के साथ करेगा। अगर लीगल नेसेसिटी है, बेनिफिट है परिवार के लोगों का, या कोई धार्मिक या आवश्यक काम आ गया है, ठीक है, ऐसी जगहों पे वो अपने फैमिली का प्रॉपर्टी मिला करके बेच सकता है। शादी ब्याह आ गई, खर्चा ऐसा पड़ गया, नहीं हो पा रहा है, बच्चे की पढ़ाई है, नहीं हो पा रहा है ना, या कोई घर में बीमार इतना पड़ गया कि उसकी इलाज के लिए अब संपत्ति ही बेचने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। इसके बाद आता है समझौता। मुकदमे में जैसे कोई बात हुई है परिवार के हित के लिए, अगर उसने कोई समझौता कर लिया तो वो पूरे परिवार पे बाध्य रहेगा। पारिवारिक व्यापार चलाने की शक्ति भी उसके पास होती है। कोई अगर व्यापार चल रहा है, जैसे लेन देन का है, स्टॉक का है, जोखिम लेना या अनुचित सौदा है, या कोई मिल खोल देना है ना, या गल्ला मंडी में सब्जी पहुंचाना, ये सब कराना, तो वो अगर उसका व्यापार चल रहा है तो उसके लिए भी है। इसके अलावा वो जो जो करता है वो अकाउंट भी देखता है, मगर उन अकाउंट के लिए वो बाध्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक और लाइन याद रखिएगा कि वो हमेशा सारे खर्चों और उसको जिस तरह से अकाउंटिंग होती है ना, उस तरह से वो नहीं दिखा सकता है। जैसी चीजें चलती हैं परिवार में, सबके सबके समझ से वैसे वो चलाएगा। ठीक है, अगर कोई डेब्ट आ गई है, ठीक है, तो वो कर्ता उसे एक्नॉलेज करेगा और लॉफुली उस डेब्ट को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कोई सेटलमेंट करना है, कोई डिस्प्यूट हो गया है घर के लोगों का या बाहर के लोगों से, घर के परिवार के, या बाउंड्री का कोई विवाद आ गया है, तो उसमें भी कर्ता ही उस चीज को रिजॉल्व कराएगा। अब बात आती है आपके मेन मेन केसेस की। तो सबसे पहला जो केस मैंने कहा ना, कुछ 4-5 केस हैं, तो उसमें नो पेनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें यहाँ पे साइटेशन दी हुई है, इसके बाद आप हिंदी में पढ़ लीजिए। विशेष परिस्थितियों में जब वरिष्ठ कर्ता कर्ता की अनुपस्थिति हो या असमर्थ हो तथा परिवार की सहमति हो, तब कनिष्ठ यानी जूनियर मेंबर जो है वो कर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरा केस त्रिभुवन दास हीरा भाई वाला। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो कर्ता है वो हमेशा जो सबसे सीनियर मेंबर होगा वही कर्ता होगा। कर्ता का पद जन्म या वरिष्ठता पर निर्धारित होता है। विशेष परिस्थितियों के अभाव में कनिष्ठ सदस्य कर्ता बन सकता है। उसके बाद है विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस 2020 का। हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान सह सहदायक हो जाती है। ठीक है, को पार्टनर हो जाती है। उसके बाद है दामोदर मिश्रा वर्सेस सनाम अली मिश्रा का केस। यहाँ पे संयुक्त हिंदू परिवार का प्रतिनिधित्व एक ही कर्ता कर सकता है। एक समय में दो कर्ता नहीं होते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं ना, हमारे घर में 2-3 लोग हैं वो मैनेज करते हैं। कर्ता सिर्फ एक होगा, बाकी लोग मैनेज कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे हिंदी वर्ड है कर्ता, और उसको कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में मैनेजर से, तो वो मैनेजर पूरी तरह ये भी सूट नहीं करता है। मैनेजर सिर्फ शब्द है, क्योंकि वो सब चीज मैनेज नहीं कर रहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजरशिप से कहीं ज्यादा है। ठीक है, आखिरी केस है अ, गिरजना नंदिनी देवी वर्सेस विजेंद्र नारायण। इसमें कर्ता सामान्यता विस्तृत लेखा जोखा देने के लिए बाध्य नहीं है। जो मैंने अभी बताया था कि अकाउंटिंग पूरी तरह उसके ऊपर फिक्स नहीं होती है कि सारे आप ब्यौरे खर्चे दिखाएं, किंतु विभाजन की करने पर या धोखाधड़ी या गबन की स्थिति में उसे हिसाब देना होगा। तो यहाँ से अगर आपको कर्ता पूरी तरह समझ में आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम हिंदू फैमिली में लेके आएंगे कोपार्सनरी, या फिर ज्वाइंट। पहले हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोपार्सनरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।